जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं अमित सिंह आप सभी को यूपीपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आई है, तो उन सभी में हिंदी के जो आपके 35 से 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी को क्वेश्चन को उन सभी 35 क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि आपके 35 क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, इसके लिए पूरी हिंदी की पूरी टॉपिक को देखते हुए टॉपिक वाइज डेली एक वीडियो लेने वाला हूँ। टॉपिक वाइज वीडियो लेने वाला हूँ, जिसमें आपका हिंदी व्याकरण से शुरुआत करेंगे, जिसमें आपका अलंकार, समास, छंद, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, सब के सब एक साथ लेके आएंगे। डेली एक वीडियो लेके आएंगे। आपके पास अभी भी 50 दिन आपके पास है। कितने दिन है आपके? 50 दिन है। 50 दिन में मान चलिए 30 दिन में हम ये पूरा खत्म करने की गारंटी लेते हैं कि 30 दिन में आपके टॉपिक वाइज पूरा वीडियो खत्म कर देंगे, पूरा हिंदी खत्म करेंगे। और नेक्स्ट बचा 20 दिन में डेली प्रैक्टिस एक होगी। ठीक है, तो आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। हम देखिए, ये हमारे पास कोई बहुत बना बनाया चीज़ें या फिर फालतू चीज़ें नहीं होंगी। हम जो भी देंगे हर एक कंटेंट से आपके पास कम से कम 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो हम उसे लेके आएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज आज हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे, जिसमें वर्ड होगा, स्वर होगा, वर्णमाला के भाग होंगे, स्वरों का विभाजन होगा, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन उसमें व्यंजन होंगे। ठीक है, आज इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ से कौन सा स्वर बोला जाता है, कौन से व्यंजन कहाँ से बोला जाता है, इन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज 30 दिन में हम पूरा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। पूरा टॉपिक जितना भी आपका हिंदी में बनने वाला है, हिंदी के सिलेबस में आपके जो भी है, उन सबको 30 दिन में खत्म करेंगे। कितने दिन में? 30 दिन में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ। अब शुरुआत करते हैं हम हिंदी व्याकरण के। हिंदी व्याकरण में पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे, एकदम लास्ट तक 30 दिन में खत्म कर देंगे, बिल्कुल गारंटी लेंगे। फरवरी आते आते पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। और फरवरी से 18 दिन जो बचेगा एग्जाम का, केवल प्रैक्टिस सेट होगा। हाँ, इसमें आपका हर एक चैप्टर लेंगे, व्याकरण में ले लेंगे, साहित्य लेंगे, आपका अलंकार, छंद, समासार, समास, रस, ये सब के सब चैप्टर को उठाएंगे। क्रिया, काल, विशेषण, इस सब के सब उठाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, सभी दोस्तों के साथ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इसकी। तो हिंदी व्याकरण में कुछ बताना नहीं है, क्योंकि हम वही चीज़ बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में फंसने वाला है। हिंदी व्याकरण नियम कानून नहीं बताएंगे, तो नियम कानून इसे पढ़िएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या, वर्ड क्या है? तो वर्ड भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें वर्ड कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है, जिसे खंडित नहीं कह सकता है। वर्ड के उच्चारित रूप को ध्वनि कहते हैं। जैसे वर्ड लिख रहा है उसे वर्ड बोलेंगे, लेकिन जिसे हम पढ़ रहे हैं ना, इसे ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। देखो, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये दोनों लाइन। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। अब मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। क्या होगी? ध्वनि होगी आपकी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। और लिखित भाषा की वर्ड होगी। ठीक है, चलिए इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला चीज देखते हैं अगला स्लाइड में, वर्ड की विशेषताएं। तो वर्ड को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ड को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। अब अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपियां होती हैं, तो इसमें जो जरूरी है, हाँ, इसमें आपको हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, संस्कृत, मराठी, देवनागरी, इसमें याद कर रखना है आपको। याद रखना है मराठी को, और याद रखना है उर्दू को। उर्दू का लिपि क्या है? फारसी है। मराठी का लिपि क्या है? देवनागरी। एक याद रखिएगा चीनी, एक याद रखिएगा चीनी। चीनी चित्रलिपि होता है। क्या होता है? चित्रलिपि होता है। कौन सा लिपि? चित्रलिपि। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हाँ, चीनी का मंदारिन मंदारिन मत करिएगा आप लोग। चीनी का चित्रलिपि है। चीनी भाषा की जो आपकी लिपि है क्या है? चित्रलिपि है। अगला है वर्णमाला। ये भी नहीं देखना है, हमें देखना है वर्णमाला का जनक कौन है। तो वर्णमाला का जनक कौन हो जाएंगे? महर्षि पाणिनि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महर्षि पाणिनि वर्णमाला के जनक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं वर्णमाला के भाग। आप सभी जानते हैं वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, इसमें स्वर में और व्यंजन में। किसमें? स्वर और व्यंजन में 2 भागों में बांटा गया किसे? वर्णमाला को। और स्वर क्या होता है? जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ड हैं जो उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेता है। जैसे अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अ बोलना है, तो हमें किसी और वर्ड की जरूरत नहीं है, क, ख, ग, घ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? स्वर की संख्या 11 है। लेकिन देखिए, होती तो 13 है। कितने होते हैं? 13 होती हैं। लेकिन 13 में हम अंग को और अह को शामिल नहीं करते हैं। अंग और अह को शामिल नहीं करते हैं, इसलिए हमारे कितने स्वर आते हैं? 13। आप क्वेश्चन में पूछता है
हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में आप स्वरों की संख्या 11 बताएंगे। और कौन कौन सा है इसको देख पढ़ लीजिएगा। अ आ ई ई उ ऊ री ए ओ औ, ये पूरे पूरे क्या हैं, 11 हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये लाइन 11 स्वरों की कुल 10 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं, 10 मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और सब जितने भी स्वर हैं, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी स्वर हैं, सबका मात्रा है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा हो की, बड़ा हो की मात्रा है, लेकिन अ का कोई मात्रा नहीं होता है। तो स्वरों की संख्या कितनी, 11 है। मात्रा कितनी, स्वरों की मात्रा होती है 10। कितनी होती है, 11 स्वरों की कुल 10 मात्रा होती हैं। इसे याद रखिएगा, स्वरों की संख्या याद रखिए कितना, 11 है। अब देखते हैं स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन कितने आधार पे हुआ, तो स्वरों का विभाजन देखिए, उत्पत्ति स्वर को 3 भागों में बांटा गया। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, एकदम ये पूरा एकदम याद रखिएगा। स्वर का विभाजन कितने आधार पर हुआ, तो याद रखिएगा स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। और उसका नाम भी याद रखिएगा, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर, मात्रा के आधार पर और उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से आपके स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। पूछ देता है, फैक्ट पूछता है सीधे सीधे, स्वरों का विभाजन कितने आधार पर हुआ है, या फिर जिसे पूछता नहीं विशेषण की संख्या कितनी है, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछता है। ऐसे ही पूछ लेगा, रसों की संख्या कितनी है, रस की संख्या कितनी है। ऐसे ही पूछेगा स्वर का विभाजन कि कितने भागों में हुआ है, तो 3 भागों में याद रखिएगा, निर्माण की दृष्टि से, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर और मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर। तो चलिए पहला हम देखते हैं उत्पत्ति। हाँ, ये तीनों देखिएगा, तीनों याद रखिएगा आप लोग। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से 3 भेद। तो पहले मूल स्वर होता है, मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4 होती है, अ ई उ री। फिर दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री, ये भी 4 होते हैं। तो 4 4 8 हो गए, बचे आपके कितने। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं ए ओ ओ, ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। आप कहोगे सर 12 कैसे हो गए, तो 12 क्योंकि हो जो री है ना, री को मूल स्वर भी बोला जाता है, दीर्घ स्वर भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं और इसको दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। इसलिए मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, कुल तो स्वर हुए 11 ही, लेकिन री स्वर जो है आपका दीर्घ मूल में क्या कॉमन होता है। तो अ ई उ री आपका मूल स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है बड़ा, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा री। संयुक्त स्वर होता है ए ओ ओ, ओ आपका क्या है, संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये क्या होता है, मिल के बनी होती है। क्या होता है, ये मिल के बना होता है, इसलिए इसे क्या होता है, संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन होता है छत्र त्र ज्ञ स्र, उसी प्रकार से संयुक्त स्वर क्या होता है, ए ओ होता है। ठीक है, जो स्वरों के मिलने से बनता है, किससे बनता है, स्वरों के मिलने से बनता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पत्ति हो गया। अब मात्रा के आधार पर देखेंगे। मात्रा के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर कितने, फिर से 4 आ गए, अ ई उ री। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ा ई, बड़ा उ, री ए ओ आ गया। लेकिन ओम क्या होता है, प्लुत स्वर होते हैं। मान लो इसमें अगर 1 मात्रा लगता है तो इसमें 2 मात्रा लगेगा, इसमें 3 मात्रा लगता है। ठीक है, तो हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, किसमें, प्लुत स्वर में। इसमें समय देखते हैं हम लोग, समय भी देखते हैं। हर्ष स्वर से 2 गुना लगता है, किसमें, दीर्घ स्वर में। अगर हम अ बोलते हैं तो बड़ा अ बोलेंगे, तो इसमें समय अ में अगर 1 मिनट का समय लग रहा है, 2 मिनट का, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 1 नैनो सेकंड का, तो 2 नैनो सेकंड का यहाँ समय लगेगा। यहाँ पे 3 नैनो सेकंड का समय लगेगा बोलने में। तो ओम क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, ओम आपका प्लुत स्वर है। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा री, ए ओ। ठीक है, हर्ष स्वर में अ ई उ री। देखिए हम बताने आपसे टॉपिक वाइज कराएंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज कराएंगे, डेली एक कराएंगे, आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हम पूरा इतना अच्छे तरीके से करा देंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो यहाँ पे ए ओ का हर्ष रूप नहीं होता है, एक चीज ध्यान देना, ए ओ का हर्ष रूप नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका तीसरा आधार। तो हमने देखा क्या क्या, एक तो मात्रा के आधार पर या फिर समय के आधार पर ले लिए, एक होता है हमारा किस्सा उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि के आधार पर, और तीसरा देख रहे हैं हम जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। जब हम बोलते हैं, जीभ से जब बोलते हैं तो कोई वर्ड आगे बोल रहे हैं, पीछे बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक भी है हमारे पास, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। हाँ, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। मतलब अ क्या होता है, मध्य स्वर होता है। बोलो ना, आप बोलो तो अ देखोगे बिल्कुल बीच में लगता है, एकदम पूरा बीच में से ही आता है। ठीक है,
फिर आओ उल्लू, मतलब बड़ा आ, उल्लू से ऊ, बड़ा ऊ, ओ सब के सब पश्च स्वर आते हैं। देखो बोलो, इसे बोल के देखो, पश्च स्वर आ रहा है कि नहीं? आ एकदम पीछे पीछे लगेगा, एकदम पीछे, गले के एकदम पीछे आएगा। आ ओ ऐसे एकदम पीछे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो आओ उल्लू पीछे पीछे, को छोड़ो पीछे पीछे, अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपका बीच में आता है। से आपका पूरा की वर्ग जितना आता है, मतलब आ, ठीक है, तो नहीं, बड़ा आ, ओ और ऊ से ऊ, ये सभी के सभी पीछे आ जाएंगे। अगले स्वर में क्या आ जाएंगे? ई ए री। बोल के भी आप लोग इसे चेक कर सकते हैं वहाँ पे, अगर एग्जाम में अगर आता है तो आप कैसे पता करेंगे? जिह्वा की उच्चारण की स्थिति में अगर पूछेगा कि री अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, इनमें से कोई नहीं, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो आप इसे बोल कर भी चेक करेंगे। री देखिए एकदम आगे जीभ पे ही आ रहा है, एकदम जीभ एकदम आगे निकल के बोल रहा है। री ई एकदम आगे, ए री, ये सब आगे याद आ रहा है। बीच में, बड़ा बड़ा ई, नहीं, बड़ा ऊ ये सब पीछे आ रहा है। तो ये याद रखिएगा, आओ उल्लू पीछे पीछे, को छोड़ो पीछे पीछे, जहाँ से बड़ा आ, ओ ये सभी के सभी पीछे आ रहे हैं, ठीक है। और उल्लू से याद रखिएगा, ऊ आपके क्या आ रहे हैं? पीछे आ रहे हैं। को छोड़ो बीच में, बीच में आ रहा है। जो बचा आपका ई री, ये सब अग्रस्वर होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एब्सोल्युटली बनता है। आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे तो उसमें देखिएगा जरूर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे तो उसमें देखिएगा जरूर, ये सब बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको टॉपिक को क्लियर करने की ज़रूरत है, इसलिए टॉपिक वाइज डेली एक क्वेश्चन हम मतलब डेली एक टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को बस लाइक शेयर करिए, करते रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या होता है? वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। देखिए नहीं, क लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क। लेकिन क अकेले नहीं है, क के साथ देखिए, क बोलोगे तो पहले क आएगा, लेकिन फिर लास्ट में निकलता है आपके वहां से। ख और निकल रहा है, ख बोल रहे हैं तो यहाँ से क्या निकल रहा है? ख निकल रहा है आपका। नहीं सॉरी, एक सेकंड। अब ख हमने बोला तो वहाँ पे ख तो निकलेगा, लेकिन ख के साथ हमारा छिपा रहता है बीच में। हमने बोला तो र के साथ हमारा छिपा होता है। क्या होता है? छिपा होता है, ठीक है। तो वे वर्ड जिन्हें बोलते समय हमें अन्य व्यंजन का सहारा लेना पड़ता है, स्वर का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख में बाधित होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल समझने की कोशिश करिए, इसमें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा आपसे बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी व्यंजन की, ठीक है। हाँ, लेकिन जो जरूरी है, अब देखिए यहाँ से हर एक लाइन जरूरी है आपके लिए, हर एक लाइन आपके लिए बता रहे हैं ना, हर एक लाइन पूछता है हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है। तो आप हिंदी में व्यंजन संख्या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हिंदी में व्यंजन संख्या 33 है। कितना है? 33 है, एकदम याद रखिएगा। बस स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन को मिला करके 33 व्यंजन होते हैं, और वही 33 व्यंजन को मान्यता दी गई है हिंदी में व्यंजनों की संख्या में, ठीक है। आपसे पूछेगा हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, तो हिंदी में आप याद रखिएगा 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33, एकदम लाइन से याद रखिएगा, बिल्कुल पूछता है आपसे। फिर पूछता है हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है, जो क से लेके म तक आता है, क ख ग घ छ ञ ट ठ ड थ थ न प प म, ठीक है। मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पूरा के पूरे क से म तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं उन्हें, ठीक है। स्पर्श व्यंजन उन्हें बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एकदम बताते रहे, एक एक लाइन इसमें से याद रखिएगा। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क से म तक के पूरे व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। पूछेगा यहाँ से कि च किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उस व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन है, ठीक है। तो आप करिएगा क्या? स्पर्श व्यंजन करिएगा। क्या करिएगा? स्पर्श व्यंजन, क्योंकि क से म तक पूरा याद रखिएगा कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द न, प फ ब भ म, ये सब के सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अब देखेंगे आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल और व। य, र, ल, व आपके क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। और इन्हें याद रखिएगा एक लाइन, अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी बोलते हैं। एकदम पूछता है,
एकदम जान लीजिए, बता दे रहा हूँ, एक एक लाइन इसमें से इंपॉर्टेंट आपका। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व। और इन्हें क्या करते हैं? अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर भी बोलते हैं। उस व्यंजन कितने होते हैं? उस व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। स, स, ह क्या है आपका? उसमें व्यंजन है। मतलब तीनों स, बड़ा स, पेटफरवा स, छोटा स, ह, सभी के सभी क्या हैं? उष्म व्यंजन है। सभी के सभी क्या हैं? उष्म व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन है। और जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें अर्धस्वर भी बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे याद रखिएगा। देखो नोट करके हमने लिखा है इसे, क्या? अर्धस्वर को ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर दोनों होते हैं। अब विशेष अर्धस्वर क्या है? य और व क्या है आपके? विशेष अर्धस्वर हैं। क्या है? विशेष अर्धस्वर होते हैं। नोट करके देखो, लिखे हैं इस चीज को। विशेष अर्धस्वर य व अर्धस्वर कौन हो गए? य, र, ल, व जिन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। फिर देखिए उष्म व्यंजन कौन होते हैं? तीनों स हो गए, ह हो गए, इन्हें उष्म व्यंजन बोलते हैं। उष्म व्यंजन के साथ साथ इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? देखो लिखे हैं कि उस व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब पूछा स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है? तो च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक उनकी संख्या 25, लेकिन पूछे स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, ये सभी को क्या बोलेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। हाँ, ये सब बता तो रहे हैं आपको, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं वर्णमाला से कि इस चीज़ क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी आपको अगली बार बोलेंगे कोई उच्चारण स्थान अगली वीडियो में उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, संज्ञा पढ़ाएंगे आपको। अगली वीडियो में आपको उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, संज्ञा पढ़ाएंगे, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, घोष अघोष पढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद करा देंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिस में आपको पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो देखो ना उस व्यंजन उस व्यंजन कौन से हो गए आपके? तो उस व्यंजन हो गया, उस व्यंजन आपके हो गए स ह, मतलब तीनों स और ह। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन हो गए? च, छ, ज, झ, ठीक है। और उस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? उस व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर कहते हैं, य, र, ल, व को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशेष अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो य और व को विशेष अर्धस्वर कहते हैं। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन ये जो दिखा रहा है ना आपको, लिखा हुआ ये, इसे एकदम ऐसे बिल्कुल याद करिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि छतरी कहाँ से कैसे बना है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, किन दो अक्षरों से मिलकर बना है? तो क और पेटफरवा स। संयुक्त व्यंजन पहले कितने होते हैं याद रखिएगा? छत्री, त्र, अज्ञा, स्र, मतलब 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 संख्या होती है किसकी? संयुक्त व्यंजन की। और छत्री किन शब्दों से मिलकर बना है? तो क और स, सॉरी शब्द नहीं अक्षर से। किन दो अक्षरों से? तो क और स। और देखिए याद हलंत लगा देना, हलंत लगाना बिल्कुल आप लोग। त्र, त्र में त और र, हलंत बिल्कुल लगाएंगे आप लोग, गलती नहीं करेंगे, हलंत में हलंत जरूर लगाएंगे। फिर आपका छत्री हो गया, त्र हो गया, ज्ञा से, ज्ञा में ज और या, और स्र से स और र। इसको बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मतलब हम तो कहते हैं इसमें जितना भी हमने पढ़ाया वो सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, शुरू के छोड़ करके, ठीक है। तो छत्री में क स, त्र में त र, ज्ञा में ज और या, और स्र में स और र, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। एकदम अच्छे से आप लोग लगातार डेली पढ़ते रहिए। अब देखिए आपका उत्क्षिप्त व्यंजन किसे बोलते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या होती है 2, जिन्हें हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और जिन्हें ड और ढ को क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपको देखो बिल्कुल बता दें, इसमें फैक्ट याद करने की जरूरत है, फैक्ट पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नियम कानून पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। परिभाषा बैठ के याद करिए, समझने की ज़्यादा नहीं, इसे रट्टा मारिए, जितना मार सकते हैं आप लोग रट्टा मारिए, मेमोरी में बैठा लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। फैक्ट यहाँ मत समझिए, ठीक है। यहाँ पे बस आप रट्टा मारने की कोशिश करिए। तो उच्छिष्ट व्यंजन कितनी है? ड और ढ, क्योंकि समय इतना पास नहीं है आपके पास कि साल भर 6 महीने का समय आप उसको अच्छे से समझ के पढ़िए, नहीं। आप जितना से ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं, रट्टा मारने की कोशिश करिए, जितना आपको याद हो जाए हर चीज़ें, ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ, जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी में वर्डों की संख्या। हिंदी में कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्डों की संख्या कितनी होती है? मात्र 52 होती है। अयोगवाह इसमें होते हैं 2, व्यंजन इसमें होते हैं 33, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से? छत्री, त्र, अज्ञा, स्र। हमने बताया व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। उस व्यंजन में आपको उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ को शामिल नहीं किया जाता है, उसमें आपको संयुक्त व्यंजन छत्री, त्र, अज्ञा को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको देखिए 33 आपके क्या हो गया? 33 आपके व्यंजन हो गए, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, 37 हो गया,
और उच्चित व्यंजन 2 हो गए 39। पूरा पूरा हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं, लेकिन वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन ही होता है। आपके एग्जाम में अगर आता है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में आप व्यंजनों की संख्या 33 ही मार के आएंगे। कितना मार के आएंगे? 33। और स्वर की संख्या कितनी मार के आएंगे? 11। 13 नहीं मारेंगे, ठीक है। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन संख्या 33 मानेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें देखो ये भी याद रखना, एक बार कितना होते हैं? 2 होते हैं। व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा? क्षत्रिय, त्र, ज्ञ, स्र। उच्चित व्यंजन 2। उच्चित व्यंजन क्या होते हैं आपके? ड और ढ। क्या होते हैं? ड और ढ आपके उच्चित व्यंजन होते हैं। तो कुल मिला के 52 वर्णों की संख्या होती है। 33 कुल व्यंजन होते हैं, मतलब कुल व्यंजन 39 होते हैं, 33 मुख्यतः होते हैं, ठीक है। जो हमें पढ़ना है, जो हमें जानना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम छोटे छोटे मिनट में, मतलब कम मिनट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसलिए आपका 20 मिनट में पूरा हमने खत्म करा दिया, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग जो करेंगे, अगला वीडियो में हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन को कैसे बोलते हैं, स्वरों को कहाँ से बोलते हैं, उनकी कंठ से, तालु से, मूर्धा से, इन सब चीज़ के लिए ट्रिक लेके आएंगे। बस आपको ट्रिक रट्टा मार लेना है, आपको हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अल्पराड़ महाप्राड़ पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग घोष और अघोष पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आपका एक छोटी सी टॉपिक वर्णमाला पूरा खत्म हो जाएगा। और ठीक है, वर्णमाला जब खत्म होता है उसके बाद संज्ञा शुरू करते हैं, संज्ञा के बाद सर्वनाम, ठीक है। एकदम लाइन वाइज डेली एक टॉपिक आप लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? महाप्राण, अल्पराण, घोष, सघोष और वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान थोड़ा समझाने में उसको लंबा समय लगेगा, इसलिए हमने अगले वीडियो में कहा, नहीं तो आज ही खत्म कर देते, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कितना? हमारा लक्ष्य हमने रखा है कि 30 दिन में, मतलब आपके 31 जनवरी तक पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दे। टॉपिक क्या कर दे? क्लियर कर दे। उसके बाद आपका 31 जनवरी से 18 फरवरी तक क्या हो जाएगा? आपका प्रैक्टिस होगा। क्या होगा? प्रैक्टिस होगा, जिसमें आपका पूरा पूरा प्रैक्टिस करा के एकदम तैयार, हिंदी के पूरे 35 में 35 नंबर, 35 से 38 जो भी नंबर आते हैं पूरे के पूरे आपको लेके आने हैं, पूरे के पूरे लेके आने हैं। हमारा यही लक्ष्य है कि आप पूरा का पूरा नंबर लेके आएँ, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।